उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में की पीएम मोदी से मुलाकात। धामी ने पीएम को दी रामनवमी की शुभकामनाएं, भेंट की मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति। देहरादून के लोक भवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक। वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक और साइबर खतरे पर हुई चर्चा। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में रुद्रप्रयाग। जिला प्रशासन, डीएम और एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून में नाबालिग लड़के से रेप की कोशिश। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर की छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बागेश्वर में आस्था का अद्भुत नजारा। लोबाज गांव में 26 साल बाद ज्योनार महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में होती है ग्राम देवताओं की सामूहिक आराधना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देखे मुलाकात की है। और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं और मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति, बद्री गाय का घी और राजमा और शहद प्रधानमंत्री को भेंट किया है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा दे रहे हैं। एक तरफ आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे तो उनके ठीक बगल में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। और यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और यहां पर प्रधानमंत्री को उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति भेंट की, बद्री गाय का घी और राजमा और शहद भी भेंट किया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां लोक भवन में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामरिक चुनौतियों को लेकर उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक हुई। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वैश्विक सुरक्षा के साथ आधुनिक युद्ध तकनीक, साइबर खतरे और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल और आर्थिक मोर्चों पर भी लड़े जाएंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारी जरूरी है। हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट में 5 नए मंत्री देखे शामिल हुए हैं। इनमें से एक का नाम है खजान दास, जो उत्साह के साथ ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के साथ ही योजनाओं को धरातल पर उतरने की बात कह रहे हैं। मंत्री खजान दास से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आशीष डोभाल ने। अभी मैं मौजूद हूँ जो नए मंत्री बनाए गए हैं 5 मंत्री, उनमें से एक जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से, खजान दास जी, उनके साथ मौजूद हूँ। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या क्या उनको विभाग मिले हैं और कैसे आगे जो कार्यकाल बचा है वो क्या क्या करने वाले हैं। तो सीधे बात करते हैं, माननीय मंत्री जी हैं। जी सर, थोड़ा बताइएगा आपको कौन कौन से विभाग मिले हैं। नमस्कार। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए और मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व के सलाह पर और मुझे समाज कल्याण विभाग दिया गया है और अल्पसंख्यक विभाग भी है मेरे पास में है, भाषा है और छात्र कल्याण योजना। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 4 विभाग है और समय हालांकि कम है, 27 में चुनाव में भी जाना है, किंतु मैं प्रत्येक क्षेत्र का दौरा भी करूंगा। मैं विभाग की समीक्षा आज करने वाला हूं और उसके बाद मेरा लक्ष्य रहेगा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण करूंगा, पूरे जिलों का भ्रमण करूंगा, फिर गढ़वाल मंडल का, क्योंकि मेरा कुछ वैसे तो मैं अप्रैल से चाह रहा था, किंतु अप्रैल में मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य है, नहीं जा पाऊंगा। मई से मैं दौरे प्रारंभ करूंगा और मैं ये भी देखूंगा कि समाज कल्याण एक ऐसा विभाग है जो प्रत्येक समाज के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है
आम जनमानस से जुड़ा हुआ है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है वहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि ये विभाग पहले भी मेरे पास रहा है और अब और तब में काफी बड़ा अंतर है। तब कुछ और था और आज कुछ आधुनिक विभाग ये हो गया है और इसलिए मेरी समझ जहां तक है, मेरी कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से मुख्यमंत्री की योजना है, उनकी चाहत है और वो राज्य के विकास के लिए जो सोच रहे हैं, उसके निमित्त मैं अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं और खरा उतरने की मैं कोशिश करूंगा, ये विश्वास मेरा। खजानदास जी जिनका कहना है कि वो पहले भी समाज कल्याण विभाग देख चुके हैं और अब थोड़ा सा इसमें आधुनिकीकरण हुआ है। हर पेंशन ऑनलाइन जो है बांटी जाती है, तमाम काम ऑनलाइन हुआ है, तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वो कुमाऊं का दौरा सबसे पहले करेंगे और उसके बाद गढ़वाल का भी दौरा करेंगे। आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। धामी कैबिनेट के विस्तार के बाद कुछ विधायकों की असंतुष्टता को दूर करने के लिए काम में संगठन जुट चुका है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, जिनको जो दायित्व संगठन और सरकार के जरिए दिया जाता है उसी राह पर वो काम करते हैं। अब ऐसे में किसी तरह की कोई नाराजगी किसी भी विधायक में नहीं है। देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार इसमें हुआ है। इसमें अनेकों लोगों ने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहुंचाया है और पार्टी भी उनका सम्मान करती है, आदर करती है। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी, जैसे मंत्रिमंडल की आपने बात कही, तो उसमें लेना पड़ता है, तो इसलिए लिया है। इसमें किसी का अनादर किया है ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, वहां अपने द्वार भी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खोली है। हमारा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा है। हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमको अपने पार्टी को समेटते हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर करते हुए, अन्य जो लोग आते हैं पार्टी में उनको भी लेने में कोई गुरेज नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर संगठन में उत्साह का माहौल बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का यह कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय नेताओं का लगातार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। लगातार कुंदन परिहार ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और उनका बार बार उत्तराखंड आना राज्य के प्रति उनके आत्मीय लगाव को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य को 21वीं सदी के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्व संपन्न हुए और इसी के निमित्त हमने 2 माननीय हमारे केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर प्रवास हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभी एक प्रस्तावित दौरा होने की संभावना है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहाँ उनके प्रवास से, दौरे से एक उत्साह का वातावरण है, तो वही देवभूमि उत्तराखंड में भी उनका बार बार आना एक उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है और उसके कारण से उनका यहाँ आना हम सबके लिए एक सौभाग्यशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई तिथि यहाँ पर आने की मिलती है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उत्साह से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए मोबाइलिटी प्लान 2024 पर उच्च स्तरीय मंथन किया गया। देहरादून सचिवालय में सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में पूरे कॉरिडोर की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुव्यवस्थित, पर्यावरण अनुकूल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। सचिव ने ये निर्देश दिए कि सीएमपी के सभी प्रस्तावों को संबंधित मास्टर प्लान में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए ताकि आने वाले वक्त में शहरी परिवहन आर्थिक, प्रभावी और सुव्यवस्थित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में तैयार होने वाली सभी योजनाओं में एकीकृत परिवहन प्रणाली का अवधारणा को केंद्र में रखा जाएगा।
केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान बर्फ हटाने के साथ यात्रा मार्ग दुरुस्त करने, सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा मेडिकल, यातायात, पेयजल, सफाई और रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। उधर ऊखीमठ में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक आशा नौटियाल ने सभी व्यवस्थाएं समय से पूरा करने पर जोर दिया। आज यहाँ ऊखीमठ ब्लॉक के सभागार में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी विभाग भी रहे हैं। सभी की समस्याओं को सुना गया है। जिन विभागों ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति आख्या भी ली गई है। जनता की बहुत सी समस्याएं आई हैं, बहुत से सुझाव आए हैं, उनके विषय में कार्रवाई भी की जाएगी और सभी विभागों को एक टाइमलाइन बना करके अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा है, समय समय मॉनिटरिंग के लिए कहा है। प्रत्येक 3 दिन में 7 दिन में हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक यात्रा को लेकर थी, केदारनाथ यात्रा 2026, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में बहुत सारे हमारे जो व्यवसायी हैं वो भी, घोड़े खच्चर, छोटी दुकानें, होटल व्यवसाय, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और सबके महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में आए। विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई कि रोड, जैसे NH के संबंध में, हमारा जो पैदल रोड है उसके संबंध में, तो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, काफ़ी चर्चा हो गई और काफ़ी हद तक हम लोग यात्रा के लिए, यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुगम हो, सरल हो, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर दी है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले युवकों को लेकर देहरादून एसएसपी ने निर्देश दिए हैं। एसएसपी के निर्देशों के मुताबिक रात में अनावश्यक रूप से घूमने, हुड़दंग करने या कोई अपराध करने वाले युवकों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसएसपी ने ऐसे सभी युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। और अब देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हुड़दंगी युवकों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने देखिए ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू किया है। एसएसपी दून के निर्देशों पर ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू किया गया, जिसमें रात में सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए ये कार्रवाई की गई और बीते 2 दिनों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 21 4 व्हीलर, 50 2 व्हीलर वाहनों को सीज किया गया और गाड़ियों में हूटर, काले शीशे लगाने वाले 12 गाड़ियों को सीज किया जा चुका है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 98 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान भी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई है और यहां नकेल कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन नाइट वॉच की शुरुआत की है, जिसमें एसएसपी दून के निर्देशों के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है, जिसमें कई गाड़ियों को सीज कर दिया गया और कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं, जहां नैनीताल के खुपी में बस के अनियंत्रित होकर पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुबह जानकारी मिली कि खुपी के पास भोवाली रोड पर बस पलट गई, जिसके बाद पुलिस ने घायल यात्रियों को निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं नैनीताल के खुपी से, जहां पर एक बस के पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है और कई लोगों की जान चली गई है। तकरीबन कई लोग बताए जा रहे हैं फिलहाल अभी इस हादसे में घायल हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल भी इलाज के लिए पहुंचाया गया है। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के क्षेत्र में साड़ा छानीथली गांव रोड पर एक ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीके से कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और 1 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में।
उत्तराखंड के रुड़की से बड़ी खबर सामने आई है, जहां के लिब्बरहेड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर बताया गया कि एक तेज रफ्तार कार पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों में से एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति का पास के अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पटेल नगर में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक 16 साल की लड़की को आरोपी शोएब बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छेड़छाड़ और रेप की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आज से अगले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा, भागवत महात्म्य और व्यास पूजन के साथ हो रही है। 7 दिनों तक कई धार्मिक प्रसंगों जैसे ध्रुव चरित्र, नरसिंह एवं वामन अवतार, श्री राम श्री कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा, रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र का वर्णन किया जाएगा। मुद्दा भाई साहब यही है, एक मैं सुनील शर्मा, पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं, आप संदीप रस्तोगी जी हैं, कुछ और भी हमारे सदस्यगण हैं जो देहरादून से जुड़े हुए हैं। ये विश्व शांति वृंदावन से देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी हैं, उनके मुख के द्वारा यहाँ पर हमने भागवत का आयोजन किया है, जो कि 27 मार्च कल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर के शाम को 6:30 बजे तक उसको देवकी नंदन जी के मुख के द्वारा उसको गुणगान किया जाएगा, पूरा कथा सुनाई जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। गरुड़ क्षेत्र के लोबाज गांव में 26 सालों के बाद आयोजित हो रहा जीवनार महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। महोत्सव के दौरान 10 दिनों तक हर दिन शाम के वक्त गांव के समस्त ग्राम देवताओं की सामूहिक आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान देवी देवता मानव शरीर में अवतरित होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इस जीवनार में कुल 18 देवी देवताओं की मौजूदगी मानी जाती है, जो इसे और ज्यादा विशिष्ट बनाती है। इसका विषय है कि 26 वर्षों बाद मां कालिका ने हमें ये जीवनार करने का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि लगातार 26 वर्षों से किसी न किसी प्रकार से कोई अड़चनें आ रही थी और ये प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था। तो इस बार मां ने हमें आशीर्वाद दिया है और जिसके फलस्वरूप ये सफल आयोजन हो पा रहा है और पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में जो है एक उत्सव का महोत्सव है। सभी ग्रामीण क्षेत्रवासी जो है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार इस जीवनार में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और इस आयोजन कमेटी को जो है आपके चैनल के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ कि ये सफल संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ हमारे इस खास बुलेटिन देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।